अपने पाँव से जूते उतार के नंगे पाँव और पैंट जो होती है उनकी खाकी पैंट उसको फोल्ड करके हाथ में झाड़ू लेकर के और पानी लेकर के नगर निगम से मंगवा करके सड़कें धोते थे पुलिस वाले। क्यों? क्योंकि इन सड़कों पे मुसलमानों को जाना है जुम्मे की नमाज पढ़ने। तो अगर रंग पड़ा होगा सड़क के ऊपर तो मुसलमान का जो है वो दीन खतरे में आ जाएगा, उसका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। उसमें मुआवजा मुसलमानों को दिया गया। मुकदमे अखिलेश यादव की सरकार थी, मुकदमे हिंदुओं के खिलाफ दर्ज किए गए, भाजपा के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए कि इन्होंने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा है। और वो जो हिंदू बच्ची को छेड़ रहे थे वो क्या कर रहे थे? वो गंगा जमनी तहजीब थी। यहाँ के बाहुबली अतीक अहमद हैं, यहाँ के मुख्तार अंसारी हैं, यहाँ पे फलाना है, वहाँ पे ठिकाना है। सारे माफिया, गुंडे, बदमाश और सबको पाला हुआ किसने था? समाजवादी पार्टी ने। अगर मुहर्रम है तो हिंदू घर से बाहर नहीं निकलेगा। बहुत सारे इस प्रदेश में जिले ऐसे थे जहाँ हिंदू निकलता ही नहीं था। इनको बोलते हैं ना, हर किसी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारे बाप का है। और जो तुम्हारा खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में वो गद्दारी का खून है। 1971 की लड़ाई में भारतीय सैनिक जब जवान जा रहे होते थे लड़ने के लिए ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश जो बाद में बना, तो उसके ऊपर पत्थरबाजी अलीगढ़ और रामपुर के इलाके में होती थी। वो कौन, हिंदू मारते थे या सिख मारते थे वो पत्थर? वही वो समझा रहे हैं आपको कि बटेंगे तो कटेंगे। आप उनके लिए दलित हो सकते हैं, आप उनके लिए पिछड़ा हो सकते हैं, आप कुर्मी हो सकते हैं, कोयरी हो सकते हैं, धोबी हो सकते हैं, आप कोई किसी भी जाति के हो सकते हैं, उनके लिए आप वोट हैं। लेकिन जैसे ही आप बट करके उनको वोट देंगे वो फिर डिफरेंशिएट नहीं करते, उनके लिए आप काफिर हो। यही थे ना जो आपको समझा रहे थे कि मोदी आ जाएगा तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे, मोदी आ जाएगा तो संविधान बदल देगा, मोदी आ जाएगा तो ये हो जाएगा। क्या हुआ? संविधान बदल गया? संविधान बदल गया? आरक्षण खत्म हो गया? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें। प्रयास करें कि जो स्क्रीन पे दिख रहा QR कोड है आप इसके ऊपर सपोर्ट करें तो ट्रांजैक्शंस फेल नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हम कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये एक हमारे दर्शक हैं और उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर किया है। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब उन्होंने हमारे चैनल को सर्च किया, सर्च में हमारा चैनल जो है वो 15वें 16वें नंबर पे आ रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए, पहले के जो 10-15 रिजल्ट्स हैं वो हर चैनल के हैं, लेकिन हमारा चैनल का कोई भी वीडियो उसमें नहीं आ रहा और ना ही हमारे चैनल का नाम वहाँ पे आ रहा है। ये मैंने भी सर्च करके देखा तो मैंने भी यही सेम चीज़ एक्सपीरियंस की। नोटिफिकेशंस नहीं जा रही थी, ये तो बहुत समय से आप लोग देख ही रहे थे। रीच कंप्रेस की गई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोबारा। उसके बाद ये जो हाल है, आप अपनी स्क्रीन पे उसको देख रहे हैं, तो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता था और चाहता हूँ कि आप जो भी हमारे वीडियोज़ हैं, अब इसकी रीच बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। अब हम YouTube में तो हम किसी को जानते नहीं हम किसी IT सेल के मेंबर हैं कि हम उनके ज़रिए YouTube में अप्रोच करके इस चीज़ को फिक्स करा सकें। तो उसका एक ही तरीका है कि आप इस वीडियो को या हमारे चैनल के जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनको आप अपने फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जो टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं आप वहाँ पर ज़रूर शेयर करें। आपका जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पर ज़रूर शेयर करें, और ताकि इसकी रीच हमको दोबारा मिले। और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, हो सकता है शायद उससे कुछ फर्क पड़े। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों के ऊपर, और योगी जी जो है वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आकर के खेल रहे हैं। उन्होंने फिर वही नारा दोहराया है कि बटेंगे तो कटेंगे। अब ये लहर किस तरफ से चल रही है, क्या हो सकता है इन चुनाव में, इसके बारे में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल साझा करूंगा। और बीजेपी के अंदर जो इंटरनल सर्वे चल रहे हैं, जो इंटरनल असेसमेंट है वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो समीकरण है, 1-2 सीटों का समीकरण भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सीसामऊ जो एक सीट है, वहाँ पे जो कंपोजिशन है, जो समाजवादी पार्टी जिस चीज़ के ऊपर बेट कर रही है, समाजवादी पार्टी का वही पुराना है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेना है, यादवों का एक मुश्त वोट लेना है, और बाकी थोड़ा बहुत जो दलित आदिवासी है, अगर ये थोड़ा सा अगर हमको मिल गया तो हम इस पे चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने टिकटें भी उसी तरीके से बांटी हैं, मुसलमानों को टिकटें दी हैं उन्होंने। जैसे सीसामऊ में नसीम सोलंकी को उन्होंने टिकट दी है। वहाँ पे जो इनका गणित है वो गणित क्या है वहाँ पे गणित ये है कि सीसामऊ में 80,000 मुस्लिम आबादी है और करीब 16,000 यादव हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि 96,000 यानी 96,000 तो वोट्स हमारे पक्के हैं। जैसे यादव जो 16,000 है ये इनकी बाप की बपौती है, ये मान के चल रहे हैं कि ये 16,000 तो हमें मिलना ही मिलना है, तो ये 96,000 हमें मिल जाएंगे। अब बीजेपी का जो कैलकुलेशन है वो ये है कि भाई 55,000 हमारे ब्राह्मण वोट है, प्लस 20,000 हमारे कायस्थ वोट हैं, प्लस 15,000 हमारे जो है
वो वैश्य वोट हैं, तो उसके हिसाब से 90,000 हमारे फिक्स वोट हैं। क्योंकि ये हिंदू वोट हैं तो 90,000 हमारे हिंदू वोट कंफर्म है, और समाजवादी पार्टी का 96,000 वोट हमारे 6,000 तो बीजेपी से ज़्यादा ही हैं। तो हमें बस थोड़ा सा और तोड़ना है। अब इसमें कैचिंग पॉइंट कहाँ, जो पेपर के ऊपर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो कैचिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है? कैचिंग पॉइंट आ रहा है कि हाँ, इसी सीट पे 35,000 दलित वोटर है और प्लस 35,000 ही यहाँ पे ठाकुर, कुर्मी, पाल, मौर्य ये वोटर भी हैं। ये जो 70,000 वोट है, 35,000 दलित और 35,000 कुर्मी, ठाकुर, पाल और मौर्य, ये जो 70,000 वोट हैं, इनमें से जिसने मेजॉरिटी ले ली वो जीत जाएगा चुनाव। अब सीसामऊ की सीट का इतिहास क्या है? सीसामऊ का इतिहास ये है कि 1991, 1993 और 1996 इन 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती हुई है, और समाजवादी पार्टी ने यही सीट 2017 और 2022 में जीती हुई है। तो अब सबसे बड़ा जो चैलेंज इसमें आ रहा है वो ये है कि ये जो 70,000 वोट, जो 35,000 दलित और 35,000 कुर्मी, ठाकुर, पाल, मौर्य जो वोट है, ये किधर जाएगा? तो इसको भुनाने के लिए योगी जी ने कहा कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। समाजवादी पार्टी ये सीट 2017-2022 में कैसे जीती? क्योंकि हिंदू बटा तो समाजवादी पार्टी की जीत हुई। अगर इस बार हिंदू नहीं बटेगा और एक होकर के वोट देगा तो ये सीट हम निकाल सकते हैं। अब ये मैंने आपको एक सीट का उदाहरण दिया, मैं आपको 9 की 9 सीटों पे समीकरण इसी तरह से समझा सकता हूं, लेकिन मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। मैं आपके मेन मुद्दे पे आता हूं। बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा था? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। याद रखना, भारत की आज की सबसे बड़ी चुनौती है जाति के नाम पर बांटने वाले लोग देश के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। योगी जी जो बात कह रहे हैं वो ये बातें क्यों कह रहे हैं? योगी जी के पास ऑलरेडी मेजॉरिटी है, विधानसभा में बहुमत है उनका। ये 9 की 9 सीटें भी भाजपा हार जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी, ऐसा नहीं कि योगी जी की सरकार गिर जाएगी, सरकार रहेगी। योगी जी ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको जगाना चाह रहे हैं। योगी जी, हरियाणा चुनाव हुए, हरियाणा में योगी जी ने सबसे पहले बात नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। बहुत सारे आप में से लोग थे वो कह रहे थे कि वैभव जी आपने तो कहा था कि 3 जो आने वाले चुनाव हैं वो भाजपा जो है वो नहीं जीतेगी। मैंने ये नहीं कहा था कि भाजपा नहीं जीतेगी, मैंने कहा था कि अगर उन्हीं पॉलिसियों के ऊपर चलते रहे, उन्हीं योजनाओं के ऊपर चलते रहे, उसी तरीके से योगी जी को साइडलाइन करते रहे जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में साइडलाइन किया गया, तो नहीं जीतेंगे। आपने देखा हरियाणा के चुनाव में योगी जी को भेजा गया और योगी जी ने वहां जाकर के नारा पहली बार ये दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, जिसको कि मीडिया ने भी बहुत अंडर प्ले किया। मीडिया ने उसको ज़्यादा प्ले नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी वो नारा इतना इफेक्टिव रहा। और प्लस संघ को वापस ऑन बोर्ड लाया गया था उस चुनाव में हरियाणा के, और संघ ने 16,000 लघु सभाएं की थी, सबको पता है। और उसका नतीजा ये निकला कि हारा हुआ चुनाव जो है वो भाजपा जीत गई। आप महाराष्ट्र के चुनाव में देख लीजिए, जो मोस्ट सॉट आफ्टर जो स्टार कैंपेनर हैं, जिनको हर विधायक चाह रहा है कि मेरी विधानसभा में आकर के एक बार प्रचार कर दे, वो योगी जी ही हैं। तो उसका क्लैरिफिकेशन दे रहा था जो मैं पहले जो मैंने बात कही थी उसके बारे में। योगी जी ये बातें क्यों कर रहे हैं, वो बार बार क्यों कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे? क्योंकि इन्हीं विधानसभा सीटों में पास्ट में हिंदू बट करके हिंदू ने वोट किया है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने ये भी नारा दिया कि आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको 5 साल में सिर्फ एक काम करना होता है कि आपको हमको वोट देना है, बाकी आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। अब ये एक दावा महज नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है, और वो इतिहास मैं आपको बताता हूं आज। वो इतिहास ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी योगी जी से पहले, 3 छोटे बड़े दंगे डेली होते थे उत्तर प्रदेश में, एवरी डे, रोज। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद उत्तर प्रदेश सरकार का डेटा कह रहा है, खुद जो केंद्रीय NCRB का डेटा है वो ये कहता है
जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी बनता था और बीजेपी की सरकार में भी बनता था। खुद उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि अखिलेश यादव के अंडर में थी, उनकी अपनी सरकार का डेटा है कि 3 छोटे बड़े दंगे डेली उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। विक्टिम कौन था उन दंगों में, मुझे किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं उनको पता है कि उसमें विक्टिम कौन होता था। उत्तर प्रदेश पुलिस की ड्यूटी लगती थी कि अगर होली और जुमा एक दिन हो गया, अगर जुमे के दिन होली पड़ गई है यानी फ्राइडे के दिन होली पड़ गई है, तो सुबह 10 बजे के बाद होली आप नहीं मना सकते थे। उत्तर प्रदेश में 10 बजे के बाद होली आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। और 10 बजे के बाद क्या होता था, पुलिस की ड्यूटी लगती थी कि अगर कोई होली खेलता मिल जाए तो उसको पुलिस डंडे मारती थी, लाठियां मारती थी उत्तर प्रदेश पुलिस, और लोगों को जबरदस्ती घर भेजा जाता था। और उसके बाद पुलिस क्या करती थी, उसके बाद पुलिस वाले अपने पाँव से जूते उतार के नंगे पाँव और पैंट जो होती है उनकी खाकी पैंट, उसको फोल्ड करके हाथ में झाड़ू लेकर के और पानी लेकर के नगर निगम से मंगवा करके सड़कें धोते थे पुलिस वाले। क्यों? क्योंकि इन सड़कों पे मुसलमानों को जाना है जुम्मे की नमाज पढ़ने। तो अगर रंग पड़ा होगा सड़क के ऊपर तो मुसलमान का जो है वो दीन खतरे में आ जाएगा, उसका इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि पुलिस जो है पैंट मोड़ करके, जूते उतार करके, नंगे पांव, हाथ में झाड़ू और पानी की बाल्टी लेकर के सड़कों पे झाड़ू मारती थी पुलिस। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का हाल हुआ करता था अगर जुम्मे के दिन होली पड़ जाती थी अखिलेश यादव की सरकार में। अगर झगड़ा हो गया है, कोई विवाद हो गया है और सामने अगर कोई मुस्लिम पक्ष है तो एफआईआर आपका बाप नहीं करा सकता था अखिलेश यादव की सरकार में। एफआईआर में आप नाम नहीं दर्ज कर सकते थे। ये हालत थी इसी उत्तर प्रदेश में। और मैं कोई मध्य प्रदेश का रहने वाला या बिहार का या कर्नाटक का या महाराष्ट्र का रहने वाला नहीं हूं कि मुझे पता नहीं है। पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश में ही बिताई है, हमने देखा ये क्या क्या हरकतें करते रहे। यहां तक कि अगर मुस्लिम और यादव के बीच में झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो भी मुसलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि यादव वोटर तो कहीं जाने वाला नहीं है। यादव वोटर तो हमारे बाप की जागीर है। लेकिन मुसलमान हो सकता है सपा के साथ चला जाए, मुसलमान हो सकता है बसपा के पास चला जाए। तो इस डर से मुसलमान और यादव के बीच में भी अगर झगड़ा होता था तो एफआईआर मुसलमान के खिलाफ यादव भी दर्ज नहीं करा सकते थे। ये वास्तविकता बता रहा हूं मैं आपको। ये जा करके आप पूछ लीजिए किसी से, किसी भी वरिष्ठ पत्रकार से आप उत्तर प्रदेश के मिलिए और आप उनसे पूछिए कि जो मैं बातें कह रहा हूं ये सच है या नहीं है। तो ये बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया है योगी जी ने, ये ऐसे ही नहीं दिया है। उस दंगों में जब आपके बच्चे, आपके भाई, आपके भाई हिंदू ही मरता है ना। आपको याद होगा सहारनपुर दंगे बड़े फेमस कराए गए थे 2014 के बाद। भाई सहारनपुर में दंगे हो गए, सहारनपुर में दंगे हो गए। एक हिंदू बच्ची को 4 मुसलमान एक ही परिवार के मिल करके उसको छेड़ते थे। वो जो हिंदू बच्ची थी उसके जो भाई थे उन्होंने जाकर के कन्फ्रंट कर लिया उन मुसलमानों को कि तुम्हारी बहन को क्यों छेड़ते हो। तो पूरे के पूरे गांव के मुसलमान इकट्ठा होकर के उसके घर पे हमला बोल दिया उन्होंने कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने रोका कैसे कि हम तो हिंदू बच्ची को छेड़ ही तो रहे थे, वो तो हमारा हक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चले आए उनको कन्फ्रंट करने के लिए, तुम्हें थप्पड़ कैसे मार दिया मुसलमान लड़के को अगर तुम्हारी बहन को छेड़ रहा था तो। इस बात पे खाप पंचायत हुई थी अगर आपको याद होगा। पूरा का पूरा मुसलमान गांव जो है उसने हमला बोला था उस बच्ची के घर के ऊपर। और इस घटना के बाद वहां पे खाप पंचायत की महाखाप की बैठक हुई सहारनपुर में और सारे हिंदुओं ने इकट्ठा होकर के मिलकर के जब जवाब देना शुरू किया तो सारे 2 मिनट में विक्टिम बन गए। 2 मिनट के सारे विक्टिम बन गए। सबको अपना गांव छोड़ करके भागे ये मुसलमान सारे और जाकर के टेंटों में रहना शुरू किया। और जो नैरेटिव उस समय की जो एनडीटीवी थी, उस समय का जो इस देश का नेशनल मीडिया था, उन्होंने नैरेटिव क्या चलाया? नैरेटिव चलाया कि मुसलमानों के खिलाफ दंगे हो गए हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो इतनी बड़ी जाति हो गई है। उस घटना के ऊपर हमारे यहाँ सीरीज बनी हुई है, फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से मुसलमान जो है उस घटना में विक्टिम बने और फिर वहां से वो रेडिकलाइज होकर के जो है टेररिस्ट बन गए। यानी उसको जस्टिफाई किया गया उसकी टेररिज्म को, वहां से जो टेररिस्ट बन के निकले। एक ने भी ये नहीं कहा कि हिंदू बच्ची के साथ जब छेड़खानी हो रही थी तो ये जो मुसलमान थे सारे ये उस बच्ची के साथ खड़े नहीं हुए। ये तब खड़े हो गए जब उसके भाइयों ने मिलकर के 2 तमाचे मारे उसकी बहन को छेड़ने वाले को। ये हाल था उत्तर प्रदेश का। उसमें मुआवजा मुसलमानों को दिया गया। मुकदमे अखिलेश यादव की सरकार थी, मुकदमे हिंदुओं के खिलाफ दर्ज किए गए, भाजपा के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए कि इन्होंने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा है। और वो जो हिंदू बच्ची को छेड़ रहे थे वो क्या कर रहे थे? वो गंगा जमनी तहजीब थी। आप अपनी बहन की इज्जतें लुटवाते रहिए, अपनी बहन को लव जिहाद में देते रहिए, आप अपनी घर परिवार में अपनी माँ बहनों को जो है सड़क पे छोड़ दीजिए छेड़ने के लिए इनसे, वो गंगा जमनी तहजीब है। और अगर आप खड़े हो जाएंगे, आप यूनाइट हो जाएंगे, आप एक आवाज़ में बात करेंगे
तो ये तो फिर सांप्रदायिकता है। तो सांप्रदायिक ताकतों को कंट्रोल में रखने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको पकड़ा गया, उनको जेल भेजा गया। हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, कोई उस बच्ची से मिलने नहीं गया, कोई हिंदुओं के साथ आके खड़ा नहीं हुआ। तो ये जो सिचुएशन आई थी कि भाई खाप पंचायत बैठनी पड़ी और महाखाप को बैठना पड़ा। महाखाप में मतलब कई 100 गाँव के लोग आते हैं, खाप तो एक गांव के अंदर बैठ जाती है। महाखाप का मतलब डजन्स ऑफ विलेजेस, दर्जनों गांवों के जो लोग होते हैं, बड़े होते हैं, वो आकर के बैठते हैं और वहां पे फिर फैसला होता है एक समुदाय के रूप में कि हमें क्या करना है। उस समुदाय के रूप में उन्होंने फैसला लिया था। तो ये सिचुएशन वो महाखाप तक क्यों पहुंची? क्योंकि खाप के स्तर पे कुछ हो नहीं पा रहा था। ये घटनाएं इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हिंदू लास्ट में तंग आकर के उसने जो ये काम किया। अखिलेश यादव की सरकार ऐसे थोड़ी गिरी है, भाजपा की सरकार इतनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऐसे नहीं आई थी। लोग तंग आ चुके थे। रोज के 3 दंगे, रोज हिंदू बच्चियों का उठना, रोज कभी देवबंद में बैठा हुआ मौलवी कोई फतवा दे रहा है, कभी कभी बनारस में बैठा हुआ मुफ्ती जो है कुछ फतवा दे रहा है, कभी इलाहाबाद में कुछ फतवा दिया जा रहा है, कभी लखनऊ में बैठे कुछ फतवा दिया जा रहा है। इस चीज़ से जनता इतनी तंग आ चुकी थी। और अपराधीकरण, यहाँ के बाहुबली अतीक अहमद हैं, यहाँ के मुख्तार अंसारी हैं, यहाँ पे फलाना है, वहाँ पे ठिकाना है, सारे माफिया, गुंडे, बदमाश। और सबको पाला हुआ किसने था? समाजवादी पार्टी ने। भाई समाजवादी पार्टी गुंडे बदमाशों की पार्टी है, ये बात कोई आज की नहीं है, अखिलेश यादव के समय की बात नहीं है, मुलायम सिंह यादव के टाइम से यही चीज है। आप जितने घटिया, जितने खराब अपराधी होंगे, जितने बड़े माफिया होंगे, उतना समाजवादी पार्टी में आपकी पूछ होगी। वो सारी चीजें बंद हो गई। तभी तो योगी जी को दोबारा वोट मिला, पूर्ण बहुमत दोबारा क्यों मिला? उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा नहीं था ये सब। उत्तर प्रदेश की जनता, जो नया वोटर आया है, जो आपकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, आपने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी में भी थोड़ी चीज़ें ठीक थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के दौर में जो गुंडागर्दी और जिस तरह का बवाल इस प्रदेश में चलता था, आपने देखा नहीं है अभी। जिन्होंने देखा है आप उससे पूछिए कभी। जो बंगाल की हालत है ना आज, वो हालत हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की। जिस तरह से वहां चरस बो रहे हैं जिहादी, उससे 10 गुना ज्यादा चरस बोते थे उत्तर प्रदेश में, हर स्तर के ऊपर। अगर मुहर्रम है तो हिंदू घर से बाहर नहीं निकलेगा। बहुत सारे इस प्रदेश में जिले ऐसे थे जहां हिंदू निकलता ही नहीं था। जाने दो यार, ईद के दिन, बकरी ईद के दिन हिंदू का बाहर निकलना, मतलब हिंदू सोच नहीं सकता था यार आज हम बाहर भी निकल सकते हैं। ये हालत हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। वो सारी चीजें खत्म हुई हैं। योगी जी ने और क्या कहा, अलीगढ़ में भी चुनाव है, उपचुनाव है, उन्होंने फिर याद दिलाया कि पाकिस्तान इन्होंने बनाया, मुस्लिम लीग ने, उस मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ भूला नहीं होगा, अलीगढ़ को भूलना भी नहीं चाहिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, जिसने इस देश के 3 टुकड़े किए। तो क्या जो अलीगढ़ का जो हिंदू वोटर है, अगर वो आज भी खड़ा होता है और समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट देता है, तो किसको एम्पावर कर रहा है? फिर उसी मुस्लिम लीग की माइंडसेट, उसी मुस्लिम लीग के लोगों को एम्पावर कर रहा है, उसी को एम्पावर कर रहा है ना। लोग भूल गए हैं शायद 1971 की जब वॉर चल रही थी, 1971 की जब लड़ाई चल रही थी इंडिया पाकिस्तान की, तो जब भारतीय सैनिक जब ट्रेनों में भर करके जाते थे वहाँ बंगाल, तो अलीगढ़ और रामपुर और इसके आसपास के पास से जब वो ट्रेन निकलती थी, तो भारतीय सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी। लोग भूल गए। इनको बोलते हैं ना, हर किसी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
तो हमारे बाप का है, और जो तुम्हारा खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में वो गद्दारी का खून है। 1971 की लड़ाई में भारतीय सैनिक जब जवान जा रहे होते थे लड़ने के लिए ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश जो बाद में बना, तो उसके ऊपर पत्थरबाजी अलीगढ़ और रामपुर के इलाके में होती थी। वो कौन, हिंदू मारते थे या सिख मारते थे वो पत्थर? उन पत्थर मारने वालों में से एक आदमी नेता बना समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता बना वो, उसका नाम था आजम खान। वो खुद भी पत्थर मारा करता था ट्रेन के ऊपर। पाकिस्तान बनाने वालों में जिसका नाम सबसे आगे था मोहम्मद अली जौहर का, उस मोहम्मद अली जौहर के नाम की यूनिवर्सिटी उसी आजम खान ने बनाई। अगर कोई कहता है ना कि महबूब जी आप तो ये क्या सबूत है कि आजम खान उस समय पत्थर मार रहे थे, मैं बताता हूँ आपको सबूत ये है कि आज रामपुर में आप जाइए, मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी बनी हुई है। मोहम्मद जौहर अली वो इंसान था जिसने पहली बार पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था, जो आइडिया था, वो फ्लोट किया। उसने वो फाउंडिंग फादर है पाकिस्तान का, जौहर अली। उसके नाम की यूनिवर्सिटी आजम खान ने बनवाई है, वहीं रामपुर में है आज भी। उसके नेता कौन है? मैं जो योगी जी ने जो कहा है मैं आपको कोरिलेट करके बता रहा हूँ सारी चीजें। और रामपुर में चूंकि वो ट्रेन के ऊपर पत्थर मार रहा था, इसलिए आजम खान को जिला बदर किया गया। जिला बदर समझते हैं? जिला बदर उस अपराधी को करते हैं, मतलब उसकी उस जिले के अंदर एंट्री बैन कर दी जाती है कि ये इस जिले में आएगा फिर सुधरेगा नहीं, ये फिर इस तरह की हरकतें करेगा, तो उसको जिला बदर कर देते। तो लीगली, कानूनी तौर पे वो उस जिले के अंदर घुस नहीं सकता। अगर वो घुसेगा तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रामपुर में उसको जिला बदर किया गया, तो फिर वो अलीगढ़ आया। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, पाकिस्तान बनाने की नींव तो अलीगढ़ में रखी गई, आजम खान जैसे लोगों ने रखी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, फौज के ऊपर पत्थर मारे, पाकिस्तान के फाउंडर मेंबर के नाम से जो है यूनिवर्सिटी बनाई रामपुर के अंदर। योगी जी जो बात कह रहे हैं वो कोई तथ्य से हट के बात नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल तथ्यात्मक बात कह रहे हैं। अगर किसी को गलत फहमी है तो जाकर के जो मैं बातें कह रहा हूं वो जाकर के फैक्ट चेक कर लें, गूगल कर लें। आप याद करिए, इसी मंच पर श्रीमती जयापाल भी है, पूजा पाल भी है। क्या हुआ था इन लोगों के साथ? किस प्रकार का अत्याचार हुआ था? कोई पूछने वाला था? कृष्णानंद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, क्या हुआ था उनके साथ? कृष्णानंद राय के साथ रमेश यादव भी थे, रमेश पटेल भी थे, 7 अन्य लोग थे, सबकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए माफिया, दुर्दांत माफिया निर्दोष हिंदुओं की हत्या भी करते थे और फिर संपत्तियों पर भी कब्जा करते थे। फिर पर्व और त्योहारों में व्यवधान डाल करके अशांति पैदा करते थे। आज तो मैं कह सकता हूं हमारे उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, उत्तर प्रदेश में चारों ओर शांति है। उन्होंने प्रयागराज में जाके वही बात कही, वहां पे भी उपचुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मंच पे जयापाल बैठी हुई हैं, पूजा पाल बैठी हुई हैं, इनके पतियों की हत्या किसने की? उमेश पाल की और राजू पाल की हत्या किसने की? अतीक अहमद ने की। अतीक अहमद कहाँ है? 6 फुट नीचे। कृष्णानंद राय और कृष्णानंद राय के साथ जो 10-15 लोग थे उनकी हत्याएं किसने की? मुख्तार अंसारी ने। मुख्तार अंसारी कहाँ है? 6 फुट नीचे। वो आपको बता रहे हैं कि भाई आप हमको सत्ता में रखिए, आप हमको सत्ता में रखिए। और ये पूजा पाल ये कौन है? सारे पिछड़े समाज से आती हैं। ये सारे नेता जो मारे गए ये कौन थे? कृष्णानंद राय को छोड़ दीजिए, उनके साथ जो मारे गए जो 10-15 लोग, वो लोग कौन थे? वो सारे पिछड़े दलित समाज के लोग थे। वही वो समझा रहे हैं आपको कि बटेंगे तो कटेंगे। आप उनके लिए दलित हो सकते हैं, आप उनके लिए पिछड़ा हो सकते हैं, आप कुर्मी हो सकते हैं, कोयरी हो सकते हैं, धोबी हो सकते हैं, आप कोई किसी भी जाति के हो सकते हैं, उनके लिए आप वोट हैं। लेकिन जैसे ही आप बट करके उनको वोट देंगे, वो फिर डिफरेंशिएट नहीं करते, उनके लिए आप काफिर हो। वो धोबी और राजपूत और ब्राह्मण और वैश्य और नाई और ये सब नहीं देखते, वो उनके यहाँ क्लियर है। और योगी जी यही चीज आपको समझा रहे हैं। जिस पद पे बैठे हैं, जितना बोल सकते हैं उससे आगे जाकर के बोल के समझा रहे हैं। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिनको क्लियरली सुनना है वो मुख्यमंत्री बनने से पहले की उनकी स्पीचेस जाके सुन ले, उनके भाषण सुन ले। उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने वो भाषा बोली है जो भाषा उनको समझ में आती है, समाजवादी पार्टी को और इनके जो वोटर्स हैं उनको। वो तो कहते हैं भाई हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, डिस्क्रिमिनेट थोड़ी किया, हमने तो भाई जो लाभ है सरकारी वो हमने सबको दिए हैं। लेकिन वोट हम सिर्फ अपनों से मांग रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। लाभ हम सबको दे रहे हैं, हम का वोट नहीं मांगने जा रहे, वोट हम आपसे मांग रहे हैं।
क्योंकि सुरक्षा हमें आपकी करनी है। अगर आपको भी अपनी सुरक्षा करनी है, अगर आपको भी अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी है, तो जो बातें उन्होंने कही हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत, आप उसको जाकर फैक्ट चेक कर लीजिए। अगर आपको मुस्लिम लीग चाहिए, आपको समाजवादी पार्टी चाहिए, अगर आपको महाविनाश अघाड़ी चाहिए, तो आप उनको वोट दीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन नहीं, अगर नहीं चाहिए, और मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में जो लहर चल रही है उस समय योगी की लहर चल रही है। बहुत से लोगों को बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे जो असली लहर है वो योगी की ही है। बवाल मचा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। एक अकेला योगी सब सारे कैंपेनर्स के ऊपर भारी पड़ा हुआ है। और मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एमवीए की बात भी कर रहा हूं, उद्धव ठाकरे की और एनसीपी की बात कर रहा हूं। जहां जहां वो चले जा रहे हैं वहां पूरा गेम पलट जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और महाराष्ट्र की जनता दोनों से कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि कम से कम इन मुस्लिम लीगियों से आपकी जान छुटी रहे, तो वोट दीजिए और बीजेपी को वोट दीजिए। मैं खुल के कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता से, जो मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं खुल के कह रहा हूं, जरूर वोट दीजिए, मजबूत कीजिए हाथ। ये जो सो कॉल्ड पीडीए का फॉर्मूला लेके आए ना, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, तो उसमें से मुस्लिम नहीं रखा इन्होंने। ये मुस्लिम क्यों नहीं रखा? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। यही थे ना जो आपको समझा रहे थे कि मोदी आ जाएगा तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे, मोदी आ जाएगा तो संविधान बदल देगा, मोदी आ जाएगा तो ये हो जाएगा। क्या हुआ? संविधान बदल गया? संविधान बदल गया? आरक्षण खत्म हो गया? कुछ नहीं हुआ ना। तो जागिए और घर से निकलिए, घर से निकल के वोट कीजिए। अपनी 5 साल की सुरक्षा के लिए कम से कम इतना काम कर लीजिए कि जिस दिन वोट देना उस दिन वोट दे दीजिए। बाकी आप साल भर कुछ कीजिए चाहे मत कीजिए। आप कभी किसी रैली में मत जाइए, आप कहीं चंदा देने मत जाइए, आप कहीं कुछ मत कीजिए, बस साल में एक बार वोट जरूर दीजिए। क्योंकि आपकी, आपके परिवार की, आपकी बहू बेटियों की इज्जत इस बात पे निर्भर करती है कि आप वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं ये तो बात की बात है। निकलिए और निकल करके वोट दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा कुछ आपको कहना नहीं चाहता। कल फिर हम मिलेंगे, विस्तार में चर्चा करेंगे। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में ही। हम आप जैसे एक दर्शक ने ही हमारे साथ शेयर किया था। तो इतना ज़्यादा कंप्रेशन है, तो अब आपके अलावा हमारे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आप जानते हैं हम किसी से फंड नहीं लेते, हम कोई प्राइवेट ऐड नहीं लेते, और आप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।